की आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। पहला कदम में इन दिनों हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार में निवेश की और उम्मीद है कि हमारे पिछले एपिसोड से आपको कई सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके जहन में कुछ सवाल उठ रहा है तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर, और साथ ही हमारे फेसबुक के पेज पर जाकर भी अपना सवाल आप लिख सकते हैं। SMS के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात शुरू की थी कि कंपनी में पैसा लगाने से पहले कौन कौन सी बातों पर आपको गौर करना चाहिए, और इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, हम जब भी निवेश करने की सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो कई सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और इस पर हमने पिछले कई एपिसोड्स में बातें भी की है। लेकिन आज हम कंप्लीटली फोकस करेंगे, पूरी तरह से बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ये दो होते हैं जिसका जिक्र अक्सर हम सुनते हैं कि लोग करते हैं, एक्सपर्ट करते हैं, आप भी कई बार करते हैं। लेकिन बताइए कि इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि अब तक पहला कदम के एपिसोड्स में हम जो कुछ बता रहे थे हमारे दर्शकों को, वो एक अच्छा इन्वेस्टर कैसे बना जाए। अब हम इन्हें आगे ग्रेजुएट कर रहे हैं। इन्वेस्टर से एक्सपर्ट बनने की दिशा में अगर आपको कदम उठाना है तो फिर आपको एनालिसिस की बारीकियां समझना जरूरी है ना। और वो बारीकियां अगर आप समझ गए तो फिर आपको शायद किसी एक्सपर्ट की जरूरत न पड़े। तो हमारा इरादा क्या है, जब हम पूरा पहला कदम के सारे एपिसोड कर लें तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो पहले से लेकर आखिरी तक अगर वो सारे एपिसोड्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो खुद किसी भी शेयर को पकड़कर उसका एनालिसिस कर पाए और खुद डिसीजन ले पाए कि ये शेयर सही है या गलत। निवेश को लेके पूरी तरह जागरूक बन जाए। एग्जैक्टली। और न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अगर थोड़ी और मेहनत करें तो इस मुकाम तक पहुंचे कि दूसरों को राय दे पाए। हाँ, तो अब उस लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जहां हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, अब वो इन्फॉर्मेशन है जहां पर आपको थोड़ी सी एडवांस जिसे कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन, वो एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपने पूछा। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस एक आर्ट है। ओके। आर्ट में इसलिए कह रहा हूं कि वैसे आप जब हम बात करेंगे रेशियोज, नंबर्स और ये सब कुछ है तो मैथ्स भी है, साइंस भी है, कैसे निकाले जाएं ये रेशियोज, मैथ्स से कैसे कैलकुलेट किया जाए। लेकिन आर्ट इसलिए अल्टीमेटली इस एनालिसिस में सबसे ज्यादा अहमियत एक चीज की, और वो है आपका जजमेंट। और जहां जजमेंट का सवाल आता है वहां मैं कहता हूं ये आर्ट है। क्यों कि नंबर सबके सामने है, बैलेंस शीट सबके सामने है, कंपनी का कारोबार सबके सामने है, देश के इकोनॉमिक हालात सबके सामने है, उस सेक्टर की परफॉर्मेंस सबके सामने है। उसके बावजूद कोई शेयर खरीदता है, कोई बेचता है, तो ये दो अलग अलग व्यूज है। तो कौन सही है, खरीदने वाला या बेचने वाला है, किसका जजमेंट सही है, और ये जजमेंट लेना ही सबसे बड़ी बात है। और इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस में होता ही है, किसी भी कंपनी के बारे में ये पढ़ा जाता है, ये समझा जाता है कि इस कंपनी का कारोबार कैसा है, अब तक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, इस सेक्टर के हालात कैसे हैं, उसके अलावा इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है, बाजार का माहौल कैसा है, ग्लोबल मार्केट्स कैसे हैं, और इन सब के बीच में कंपनी आने वाले समय में किस तरह की परफॉर्मेंस करेगी। प्लस इस वक्त जो कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है वो कितना सस्ता या महंगा है। तो पहले आपको एक तो वैल्यूएशंस देख लेने, अभी जो ट्रेड कर रहा है सस्ता या महंगा, उसके बाद ये देखना है कि आने वाले समय में ये परफॉर्मेंस कैसी देगा। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, अंदाजा लगाना, ये है फंडामेंटल एनालिसिस। विस्तार से हम इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए सटीकता है इसमें? नहीं, एक्चुअली मैं ये कहूंगा कविता, किसी भी एनालिसिस में सटीकता नहीं है। अगर सटीकता किसी भी एनालिसिस में होती, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, टेक्निकल एनालिसिस हो या डेरिवेटिव एनालिसिस हो, तो फिर हर आदमी हर बार पैसे ही कमाता। और जहां आप बात जजमेंट की आती है, मैं इसलिए कह रहा था कि आर्ट है क्योंकि जजमेंट लेना होता है, तो जजमेंट हर बार सही पड़ेगा जरूरी नहीं। प्लस कई बार क्या होता है, आपने सब कुछ सोचा, सही सोचा, सही जांचा परखा, किसी भी कंपनी के बारे में आपने ये अंदाजा लगाया कि ऐसा होगा, वैसा ही होता है, उसके बावजूद जरूरी नहीं कि आप पैसा बना पाए, क्योंकि बाजार 50 फैक्टर्स पर चलता है।
तो सिर्फ कई बार क्या है कि सब कुछ ठीक है लेकिन बाजार का ही वक्त खराब चल रहा है कि 4-5 साल बाजार मंदी में रह गया तो बड़ा पैसा बना नहीं। कई बार ऐसा है कि शेयर खराब है, आगे परफॉर्मेंस खराब है, आपको लगता है बेच देना चाहिए, लेकिन बाजार अच्छा चल रहा है तो उस समय सारे शेयर चलते हैं, वो भी चल रहा है। तो इसलिए एकदम 100% एक्यूरेसी वाला तो कोई मामला स्टॉक मार्केट में होता ही नहीं है। इसमें मुझे कहावत याद है कि किसी ने एक जगह लिखा था कि गॉड नेवर फेल्स। जी, ठीक है, वो किसी धार्मिक स्थल के बाहर ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, गॉड नेवर फेल्स, यानी कि भगवान पर भरोसा करो, भगवान कभी फेल नहीं होते। तो किसी ने स्टॉक मार्केट वाले ऐसे ट्रेडर या इन्वेस्टर ने, जले हुए ट्रेडर्स इन्वेस्टर ने कहा कि लेट हिम ट्राई हिज एंड्स इन स्टॉक मार्केट कि अगर भगवान भी एक बार आके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करे तो संभावना है कि कहीं कहीं नुकसान कर बैठे। लेकिन उसका एक दूसरा सॉल्यूशन ये भी है कि अगर वो SIP के जरिए निवेश करे तो नुकसान की संभावना शायद ना हो। लेकिन कुल मिलाकर बात यह कि 100% करेक्ट एनालिसिस इस नाम की कोई चीज है ही नहीं। ओके, लेकिन चलिए आज हम फंडामेंटल विश्लेषण पर ही थोड़ा सा फोकस करेंगे और कैसे इसके जरिए आप अगर पूरी तरह से सटीक सोल्यूशन ना निकाल सके या एकदम सटीकता से जजमेंट ना कर पाए, उसके अलावा कैसे उसके करीब एटलीस्ट आ सकते हैं आप और कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने स्टॉक और अपने शेयर की आने वाली फ्यूचर वैल्यू, डिटेल में हम जाएंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पैरामीटर जो कि होता है कंपनी का कैश फ्लो, जो आपको बहुत जरूरी है समझना। हम इसलिए इसको सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। अल्टीमेटली कहते हैं ना कि किसी के पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितनी भी वेल्थ हो, अल्टीमेटली इस वक्त आपकी जेब में क्या है, कैश क्या है। तो कंपनी की बैलेंस शीट कितनी भी मजबूत दिखे, कितनी भी बड़ी दिखे, लेकिन वाकई में कंपनी कैश कमा रही है क्या? और ये एक बड़ा पैरामीटर है जो टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है कि कोई कंपनी, दो तरह की कंपनियां मिल सकती है आपको, कम कमा रही है लेकिन रेगुलरली कैश आ रहा है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि बड़ा कमा रही है लेकिन कैश दिखता नहीं है। तो मैं हमेशा तवज्जो उस कंपनी को देता हूं जहां पर रेगुलर कैश आ रहा है। समझिए आपने स्टॉक बेचा, जिसको बेचा उससे पैसा आया, आपने जब खरीदा होगा कुछ रॉ मटेरियल, उसके पैसे दिए, तो बचा हुआ प्रॉफिट आपका कैश में नजर आता है। कुछ कंपनियों के केस में क्या होता है, आपने सेल्स तो की लेकिन मैंने आज समझिए आपको सेल्स की और आपसे पैसा नहीं आया, तो होगा क्या, मेरी बैलेंस शीट में डेटर्स दिखेंगे, एक तरफ सेल्स दिख रही है, प्रॉफिट भी मैं दिखा रहा हूं कि मैंने एक्स प्राइस पर खरीदा, X+1 करके बेचा, लेकिन वो पैसा तो कविता जी से आना बाकी है। तो नाम के लिए बुक्स में तो प्रॉफिट दिखा, लेकिन जब तक पैसा ना आए तब तक एक्चुअल हाथ में तो आया नहीं ना। तो इसलिए कई कंपनियों में कई बार ऐसा होता है कि आपको सब कुछ दिखता है लेकिन कैश नहीं दिखता। तो सिंपल तरीका है लेकिन इफेक्टिव तरीका है। कंपनी का कैश फ्लो देखिए। अच्छा, कैश फ्लो में कविता जो बात ध्यान में रखनी चाहिए, कई बार क्या होता है कि कैश फ्लो बड़े मजबूत दिखने लगते हैं अचानक से, तो आपको थोड़ी तह में जाना पड़ेगा। क्या हो गया, क्या कंपनी ने कोई अपनी एसेट्स बेची है, क्या कोई पार्ट बिजनेस बेचा है। भाई ये समझिए कंपनी के पास 4 बिल्डिंग है, उन्होंने सोचा हमें इतनी जरूरत नहीं है, 1 या 2 बिल्डिंग बेच देते हैं, वो तो एक ही बार बेच सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा एसेट सेल करने से पैसा आया? कई बार क्या होता है कि अचानक से कोई बड़ा रिफंड आ गया, उसका पैसा आ गया, कुछ भी चीज हो सकती है, कोई ग्रांट ऐसी आ गई, सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल गई। तो आपको देखना यह है कि जो कैश फ्लो दिख रहे हैं वो कितने रेगुलर हैं, कितने सस्टेनेबल है। अचानक से दिखा बड़ा पैसा आया लेकिन वो एक ही बार बिक गई। अब प्लांट तो आप रोज रोज नहीं बेच सकते, बिल्डिंग तो आप रोज रोज नहीं बेच सकते, एक बार बेच दिया। अब वो पैसा बार बार नहीं आएगा। तो जब आप कैश फ्लो देखते हैं तो उन्हें हटाकर देखना है। अच्छा, है ना, कि एक्चुअल बिजनेस जो है कंपनी का कोर बिजनेस है। कोर बिजनेस क्या, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्रोडक्ट बनाना, इससे बेचना, उससे कमाई करना। एक IT या सर्विसेज कंपनी है तो अपनी सर्विसेज देना, उसके सामने आपको सैलरी देनी है अपने स्टाफ को, और जो कुछ भी रेवेन्यू आ रहा है। तो आप ये देखिए कि कोर बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है। और वन ऑफ केस जो भी है, चाहे वो इनकम टैक्स के रिफंड हो, कोई सब्सिडी हो, कोई एसेट सेल की हो, उनको हटा दीजिए। और फिर देखिए रेगुलर बेसिस पर अगर कैश फ्लो बहुत बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास। अब कैश फ्लो की अहमियत क्या है, क्यों कैश फ्लो देखना है? और जो देख रहे हैं आप कैश फ्लो, वो तो पास्ट के हैं, बिल्कुल, है ना, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो पास्ट की है। अब पास्ट देख के आप क्या पता लगाएंगे?
स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि पास्ट के बेसिस पे आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। भाई हम आज शेयर कोई क्यों खरीदते हैं? इसलिए खरीदते हैं ना कि आज हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो आगे चलते हुए 125, 150, 200 होगा। तो यानी कि हम शेयर की फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो इसी तरह से जब फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करने की कोशिश जब हम करें तो हमें फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी होगी कि कंपनी की कितनी सेल्स बढ़ेगी, कितना मुनाफा बढ़ेगा, कब 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 कितना कैश कंपनी के ऑपरेशन से आएगा। तो उससे आपको फेयर आइडिया लग जाता है कि कंपनी आने वाले समय में किस तरह की परफॉर्मेंस करेगी। तो ये पास्ट के बेसिस पर फ्यूचर कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करना ये एक बड़ी चीज है जो आमतौर पर फंडामेंटल एनालिसिस की एबीसीडी के तौर पर सिखाया समझाया जाता है। ओके। और इसी के बिना पर क्या हम निवेश करने का फैसला ले सकते हैं या ये केवल बेसिक पैरामीटर है? अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है फंडामेंटल एनालिसिस में, आप किस बेसिस पर किसी स्टॉक में निवेश करेंगे उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके। क्योंकि कविता, कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं किसी प्रमोटर पर दाव लगाऊंगा, मुझे ये मैनेजमेंट बड़ा पसंद है। जैसा फर्ज करें कि आपको दीपक पारेख बड़े पसंद है कि इन्होंने आज तक जितने बिजनेस किए अच्छे किए, अब वो कोई भी नया बिजनेस शुरू करेंगे तो आप आंख बंद करके उनकी कंपनी में पैसा लगाएंगे कि यार ये तो बड़े जबरदस्त कॉर्पोरेट रहे हैं, बड़े अच्छा काम किया। कुछ लोग किसी बिजनेस पर बड़े बुलिश होते हैं कि चलिए इंडिया में बड़ी स्पेंडिंग बढ़ रही है, कंज्यूमर्स बड़े खर्चा कर रहे हैं और पैसा हाथ में आ रहा है, तो स्पेंडिंग से जुड़ा कोई भी बिजनेस, कुछ ऐसी नया बिजनेस आया जहां खाने पीने के खर्चे हो रहे हैं या इस तरह का कोई कारोबार हुआ तो वो मुझे पसंद है। तो कुछ लोग बिजनेस पर कॉल लेते हैं, कुछ लोग कंपनी की बैलेंस शीट देखकर कॉल लेते हैं कि इसके बेसिस पर फ्यूचर ग्रोथ होगी, कुछ लोग वैल्यूएशंस पर कॉल लेते हैं कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर किसी कंपनी की वर्थ 1 रुपया है और शेयर का दाम 50 पैसा है, 75 पैसा है, तो मुझे पता है वैल्यू है। तो आप किस चीज को देखकर शेयर खरीदेंगे वो हर इंडिविजुअल का अलग अलग असेसमेंट हो सकता है। तो जो कैश फ्लो की हम बात कर रहे हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है, ये कुछ बेसिक्स हैं जी, जो निवेश के पहले सेटिस्फाई होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि अगर आपको कैश फ्लो अच्छा दिखे तब भी आप शेयर खरीदें ही खरीदें। हाँ, ये जरूरी है कि अगर आप कैश फ्लो को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है तो वहीं फुल स्टॉप लगा लीजिए, फिर आगे नहीं बढ़ना, शेयर नहीं लेना। तो कई बार स्टॉक मार्केट में ये पहला कदम, हाँ, स्टॉक मार्केट में कई बार क्या करने से ज्यादा ये अहमियत रखता है क्या नहीं करना है। मतलब आप गलत ना पड़े ना, अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो कम से कम आपकी कैपिटल तो बची है, कमाई तो बाद में आती है। तो ये पहली चीज है कि अगर कैश फ्लो नहीं दिख रहे आगे मत बढ़िए, नहीं हमें ये शेयर नहीं चाहिए, बात खत्म। लेकिन फंडामेंटल विश्लेषण में फिलहाल और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हमें आपको बताना है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वे टू वेल्थ के हेड पीएमएस आलोक रंजन। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से पहला कदम में, जहां पर हम आपको आज समझा रहे हैं फंडामेंटल विश्लेषण के बारे में। और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं वे टू वेल्थ के हेड पीएमएस आलोक रंजन। आलोक जी, स्वागत है आपका। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कैश फ्लोज पर, जो कि एक बहुत ही जरूरी पैरामीटर है अगर आप फंडामेंटल विश्लेषण के जरिए निवेश करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अक्सर हम कहते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशंस जानना भी बहुत जरूरी होता है। वैल्यूएशंस डिराइव कैसे होते हैं और ये इसका मतलब क्या है? देखिए, वैल्यूएशंस का मतलब ये हुआ कि जैसे कंपनी है, कंपनी का एक बिजनेस होता है, उस बिजनेस को आज के डेट में आप कितना वैल्यू देना चाहते हैं। अब इस वैल्यू को आप कैसे देंगे, तो वैल्यूएशंस के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें जो सबसे आसान और सिंपल तरीका होता है वो होता है जैसे पी रेशियो हमने देख लिया, मतलब एक कंपनी का मार्केट कैप कितना है। कंपनी मार्केट कैप मतलब होगी कंपनी आज की डेट में अगर आपने सारे शेयर्स खरीद लिए, सारे शेयर्स जितने इशूड हैं सारे शेयर्स खरीद लिए, तो आपको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई द करंट मार्केट प्राइस। तो वो आपको मार्केट कैप मिला। तो जनरली कंपनी का वैल्यू मार्केट कैप, और उसके बाद उसमें अगर आपने डेट का वैल्यू, अगर डेट जो है उसको आपने ऐड कर दिया तो वो इंटरप्राइज वैल्यू हो गया। तो पूरा का पूरा इंटरप्राइज, पूरा का पूरा बिजनेस आप इतने में खरीद रहे हैं। तो एक तरीका मार्केट वैल्यूएशन जानने का ये हो सकता है। अब कुछ ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है कि कंपनी का जितना वैल्यू होना चाहिए, अब कैसे आप पता करोगे कितना वैल्यू होना चाहिए?
तो अभी आपने जैसे कैश फ्लो की बात की, मैं उस समय नहीं था। अगर कैश फ्लो को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए प्रोजेक्ट करो कि ये कंपनी इतना 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 पैसा आने वाले 10 सालों में, आने वाले 20 सालों में इतना पैसा कमाएगी, और उसको प्रेजेंट रेट में आप डिस्काउंट करो। डिस्काउंट करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपको 1000 रुपये 1 साल बाद देना चाहता है, उसके बदले दूसरा ऑप्शन ये है कि 900 रुपये वो आज देने को तैयार है, तो आप दोनों में कौन सा प्रेफर करोगे? अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो मोटा मोटा दोनों ऑप्शन आपके लिए बराबर हुआ। तो इसके हिसाब से कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को आज के रेट पे अगर आप डिस्काउंट करके उसका वैल्यूएशन निकालो तो उसके लिए हम DCF मेथड करते हैं। अच्छा। तो स्लाइटली टेक्निकल मेथड है, उसके लिए थोड़ा सा अकाउंट समझना जरूरी है। लेकिन पी रेशियो हो गया या मार्केट कैप या सेल्स का जो रेशियो है, सेल्स टू मार्केट कैप, इस तरह के रेशियो से आपको आसानी से पता लग जाता है। लेकिन एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा कोई भी एक फॉर्मूला नहीं है जिसको आप लगाएं और पता कर लें कि ये कंपनी का मार्केट कैप या सेल्स इसका इतना ये होना चाहिए और इसका वैल्यूएशन इतना होना चाहिए। ऐसे अगर पता चल जाएगा तो हर आदमी मार्केट में पैसा कमाएगा। तो ये चीज ऐसी है जिसको आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, कब कौन से रेशियो को लगाना है, कब कौन से वैल्यूएशन को अप्लाई करना है। तो वैसा करके हम अनिल जी काफी टेक्निकल हो जाता है इसकी शुरुआत जो कह रहे हैं ना आलोक के एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। मैंने 1993 से शुरू किया था और मुझे लग रहा है मैं अभी भी सीख रहा हूँ। हर रोज एक्चुअली मार्केट में ये लगता है कि कल से ज्यादा समझदार हूँ और हर रोज ये गलतफहमी दूर होती रहती है। बिल्कुल, लेकिन फिर ऐसे में हमारे जो दर्शक हैं वो कैसे एक्सपर्ट बन पाएंगे? देखिए वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट एक्चुअली। तो इसमें कुछ तो आप अपने अनुभव से सीखेंगे, कुछ अपनी गलतियां करके सीखेंगे और कुछ अच्छे स्टॉक्स भी पसंद करेंगे। अल्टीमेटली ये एक प्रोसेस होती है एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की कि हर आदमी अपने हिसाब से फ्यूचर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, किसी कंपनी को लेकर, किसी बिजनेस को लेकर, मार्केट को लेकर। अनुभव के साथ अगर आपको ये पता चल जाए आप किस चीज में अच्छे हैं, कि आप कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में प्रेडिक्ट करना कि ये आदमी सही है, ये मैंने सबसे पहले पता किया था, ये प्रमोटर बड़ा दमदार है, ये कोई भी काम करेगा तो अच्छा करेगा, ये बिजनेस बड़ा अच्छा है या मार्केट बहुत अच्छा है। आप क्या चीज अच्छी प्रेडिक्ट करते हैं ये आपको धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप ये पूछिए मार्केट क्या होगा कल, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, 3 साल 5 साल बाद, बोले मुझे नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल के लिए रामदेव अग्रवाल साहब मेरे अच्छे मित्र, मैं उनसे कई बार बात करूं, बोले यार मेरे को मार्केट समझ ही नहीं आता। लेकिन उनसे आप कंपनी पूछिए, वो कंपनी तुरंत बता देंगे कि ये कंपनी मुझे ऐसी लगती है, वैसी लगती है, ऐसा है वैसा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं, उनको पूछेंगे कंपनी, अरे यार कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं है प्रोमोटर्स के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी में कब क्या निकल जाए। तो एक्चुअली आप किस चीज में अच्छे हैं वो आप ही को पता चलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वही एक इन्वेस्टर को दूसरे इन्वेस्टर से अलग करती है। लेकिन ऐसे में कई बार हम सुनते हैं कि किसी कंपनी के वैल्यूएशंस महंगे हैं, कई बार हम कहते हैं कि ये सस्ते हैं। इसका मतलब क्या है और कैसे इससे जुड़ा निवेश का फैसला लिया जा सकता है? देखिए वैल्यूएशन सस्ता और महंगा वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ठीक है। तो हर एक को मतलब आपको अल्टीमेटली देखिए हर भाव पे एक ट्रेड हो रहा है ना, एक आदमी खरीद रहा है, एक बेच रहा है। अगर महंगे तो फिर कोई खरीद क्यों रहा है ना, और सस्ते तो हर आदमी फिर बेच क्यों रहा है। तो हर एक का अपना अपना व्यू हो सकता है। लेकिन हाँ, जो बात सस्ते और महंगे की है वो कुछ वैल्यूएशंस के बेसिस पर होती है। कुछ वैल्यूएशन से आप अंदाजा लगाते हैं। फर्ज करें आपको स्टॉक छोड़ दीजिए, सेंसेक्स और निफ्टी के वैल्यूएशन का अंदाजा लगाते हैं। ऑन एन एवरेज 16 का पी मल्टीपल, एक साल के आगे की अर्निंग का सेंसेक्स और निफ्टी का फेयर वैल्यूएशन बताता है। ठीक है, बुरे वक्त में ये वैल्यूएशन गिर के 12-13 के लेवल पे आ जाता है। जब ऐसा आता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि बाजार बहुत सस्ते हो गए, खरीद लीजिए। 22, 23, 24 की रेंज में जब जाता है तब ये हम कहेंगे कि बड़े महंगे हो गए, अब सावधान हो जाइए, सब बेच दीजिए। तब आप कंपनियां नहीं देखते, तब आप ओवरऑल मार्केट का वैल्यूएशन देखते हैं। तो मैं 20 के बाद से सावधान होना शुरू हो जाऊंगा। 16 से 18 की रेंज में चल रहा है तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूं। 12, 13, 14 के आसपास वैल्यूएशन आए पी मल्टीपल तो मैं कहूंगा कि खरीदने के मौके आ रहे हैं। अब उस दौरान आपको कौन से शेयर खरीदने बेचने, ये इंडिविजुअल जजमेंट है। तो इसी तरह से स्टॉक्स के भी आपको जजमेंट लेने होते हैं, सस्ते या महंगे किन लेवल्स पर है। फर्स्ट करें इन्फोसिस, अगर इन्फोसिस पिछले 10 साल से ऑन एन एवरेज उसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन
25 के पीई मल्टीपल के रहे। तो कई बार ऐसा होगा कि बाजार बहुत तेजी के मूड में, इन्फोसिस के मल्टीपल 40 के हो गए, तब आपको ये सोचना है कि यार महंगा है। कभी घटकर 15 पर आ गए, तब आपको देखना है कि ये सस्ता है। तो ये सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पर कॉल है, इसके अलावा 50 और चीजें हैं जिसके बेसिस पे आपको ये अंदाजा लगाना है, लेकिन वैल्यूएशन गिनने का यही तरीका है। लेकिन इसके आगे अगर हम देखें तो कंपनी के नतीजों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, जो कंपनी की परफॉर्मेंस को एक तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है कि प्रमोटर्स आपको बहुत सारे कई बार प्रोमिसेस करते हैं, या आपकी कंपनी से काफी एक्सपेक्टेशंस, आशाएं होती हैं जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं। अब एक्चुअली वो कंपनी उन आशाओं पे खड़ा उतर रही है या नहीं, या पूरा कर रही है या नहीं, उसको जानने का क्या तरीका हो सकता है? उसको जानने का तरीका यही हो सकता है कि जब नंबर्स आते हैं आप उनको देखिए, आपने सोचा था कंपनी अच्छा करेगी और नतीजे उस तरह से नहीं आए, फिर आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आशा के अनुरूप नतीजे क्यों नहीं आए। अगर जो कारण है वो तात्कालिक कारण है जो अगले क्वार्टर में शायद बेहतर हो सकता है और आपको ऐसा कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन लगता है, फिर आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर बार बार लग रहा है कि जो आपकी आशाएं हैं, जो आपके एजम्पशंस हैं, उस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट नहीं हो रहा है, प्रमोटर जो या मैनेजमेंट जो बातें करती हैं रिजल्ट आने से पहले, परफॉर्मेंस में कुछ और आपको नजर आता है, सो वो ऐसा समय है जिस समय आप थोड़ा आत्मचिंतन करें और उसके बाद अपना। लेकिन सिंपल वही है जो आप और हम अनुभव कर चुके हैं स्कूल के जमाने से। रिजल्ट की वही इंपॉर्टेंस हमारे लिए जो थी वो कंपनियों के लिए। पर कितना हमारा साल में एक ही बार आता था, लेकिन बीच बीच में हमारे भी टेस्ट होते थे, सेमेस्टर्स होते थे, है ना, हाफ ईयरली एग्जाम होते थे। वैसे कंपनियों का भी हर तिमाही एग्जाम देने उन्हें। अब आपने साल भर कितनी पढ़ाई की ये मायने नहीं रखती, रिजल्ट जिस दिन आ रहा है, यानी जिस दिन आपने एग्जाम दिया वो कैसी परफॉर्मेंस थी उस दिन की, वो मायने रखती है। उसी तरह से हर कंपनी के लिए हर रोज परफॉर्मेंस मायने रखती है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एक दिन की नहीं है। लास्ट के 3 दिनों में उनकी पढ़ाई नहीं होती। आपने लास्ट कुछ कंपनी करती कवर अप करने की, फटाफट कुछ सेल्स कर लें ये रेंज में, ये वो एक सेकेंडरी चीज है, वो एक्सेप्शन है। बट अल्टीमेटली कंपनियों को हर रोज परफॉर्मेंस देनी है, और वो परफॉर्मेंस क्लब होकर 3 महीने की जब आपके सामने रखी जाती है तो आपको पता चलता है कि कंपनी कैसा कारोबार करे। तो रिजल्ट एंड ऑफ डे, देखिए जो लोग बड़ी वेल्थ बनाकर बैठे हैं मार्केट में, जिन्होंने मोटा पैसा कमाया है, चाहे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, उनको एक चीज पता है, और उनको ये चीज पता है कि अगर मेरी कंपनी कमाई करेगी और उस कंपनी में मैंने पैसा लगाया है, वो कंपनी अगर आने वाले साल 2, 3, 5, 10 साल में पैसा बनाएगी, जो मुझे आज दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 साल में ये कंपनी यहां पहुंच सकती है, इतना पैसा बना सकती है, और वो शेयर मैंने आज खरीदा है, लेके बैठ गया हूं, बेचूंगा नहीं, कन्विक्शन के साथ, तो वो लोग बड़ा पैसा बनाते हैं। लेकिन जब हम स्कूल के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स में उत्तीर्ण होना, अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। रिजल्ट्स जब कंपनियों की हम बात करें तो क्या हर पैरामीटर पे आपको रिजल्ट समझने होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस आपको देखनी होती है? कौन कौन से पैरामीटर्स अहम होते हैं जब हम कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें? ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि किसी के लिए पास होना भी बहुत बड़ी बात है और किसी के लिए 90% आना भी कम होता है ना। उसी तरह से अगर आप इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट देख रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि हर पैरामीटर पर ये कंपनी परफेक्ट रिजल्ट दे, और रिजल्ट तो परफेक्ट दे ही, साथ ही ये भी कहे कि आगे भी अच्छा करूंगी जी। तो वो कंपनी चाहिए आपको जो पास परफॉर्मेंस आपकी उम्मीद के मुताबिक दे और फ्यूचर के लिए बढ़िया आपको वादा करे कि हमारा अगला साल भी बेहतर होगा, अगली तिमाही भी बेहतर होगी। तो अल्टीमेटली जो आपको देखना है कंपनी के रिजल्ट में, साल दर साल या तिमाही दर तिमाही कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, बाजार क्या सोच रहा था। अगर मैं आपको ये कहूं कि इन्फोसिस ने साल दर साल 40% की ग्रोथ दिखाई है, आपने 40% की ग्रोथ कहां मिलती है, बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन 45% की थी, तो क्या तो जब आपने देखो जब हम रिजल्ट सीजन में हम पोल चलाते हैं, सीएनबीसी आवाज पोल, हमारा अनुमान क्यों चलाते हैं, क्यों कि रिजल्ट आपको जो देखने हैं वो बाजार की उम्मीद के मुताबिक देखने हैं। तो हम मानकर चल रहे हैं कि ये पोल है, इतना तो आना ही है, अब इससे कितना बेहतर या कितना खराब आता है वो देखना है, उस पर बाजार रिएक्शन देगा। तो आप सिर्फ ये कहें कि मैंने साल दर साल 20% बनाया है ग्रोथ, वो सफिशिएंट नहीं। अगर बाजार 25 बोल रहा था तो आपने कम बनाया, बाजार 15 सोच रहा था
तो इनफैक्ट बाजार लॉस सोच रहा था, प्रॉफिट आ जाए, तो वो भी एक बड़ी परफॉर्मेंस हो जाती है। तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट पूरा एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन को मैच करने का गेम है। तो जो उम्मीद को इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने शेयर ले रखे हैं, उनकी उम्मीद को मैच करता है, ठीक है, खराब करता है, खराब है, और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करता है, वहां लोग और खरीदारी करते हैं। लेकिन आलोक जी, इसी तर्ज पे फिर हम किसी कंपनी या स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है वो कैसे एनालाइज कर सकते हैं, वो कैसे निर्धारित कर सकते हैं, या कैसे समझें कि ये हमारे लिए सही है? देखिए, टारगेट प्राइस तो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। अब कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जो डेली की ट्रेडिंग कर रहा है या वीकली ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसका टारगेट उस हिसाब से कम होगा। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो 3 साल 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उसका टारगेट उस हिसाब से ज्यादा होगा। तो जनरली क्या होता है कि टारगेट इस पे डिपेंड करता है। देखिए, प्राइस जो है ना, ये तो इमोशंस पे डिपेंड करता है। मार्केट प्राइस जो है, खरीदारों का मूड कैसा है, दुनिया में बाकी मार्केट्स कैसे चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्राइस हमेशा ऊंचा नीचा होगा। अब आपका टारगेट आपको क्या बनाना है, तो सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना है कि आप किस तरह के खिलाड़ी हैं। आप 3 दिन वाले हैं या 7 दिन वाले हैं या आप कई सालों वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन टारगेट के साथ आपको कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं, जैसे अर्निंग का हो गया या पी का हो गया, उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि प्राइस और आपका जो जैसे पी रेशियो हो गया, उसमें ज्यादा मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा मिसमैच हो, वहां पे आप बेचने के लिए निकल सकते हैं। दूसरा तरीका यह कि अगर आप कंपनियों, जो रिसर्च हाउसेज होते हैं, अगर आप उनके रिपोर्ट देखते हैं, तो वो लोग अपना टारगेट कई कारणों के चलते बनाते हैं, उसमें बहुत सारे कारण हैं। तो उस टारगेट, अगर आपने उनके कहने से खरीदा, तो बेहतर यह है कि फिर आप उनके टारगेट को बिलीव करें। और एक इन्वेस्टर्स के लिए एक छोटी सी टिप ये होगी कि उस टारगेट से 2-3% पहले ही बेचें, क्योंकि अगर हर आदमी उस टारगेट का इंतजार कर रहा है तो शायद वो टारगेट कभी नहीं आएगा। तो आप उससे थोड़ा पहले बेच करके निकल लें। तो टारगेट ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। अनिल जी, यहाँ पे हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले परफॉर्मेंस और सेल ऑफ होल्डिंग्स, ये 2 पैरामीटर जो समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, वो कहते हैं कि महाभारत वाला मामला है स्टॉक मार्केट। अच्छा, अभिमन्यु घुस तो गया चक्रव्यूह में, निकलेगा कब और कैसे, तो निकालने वाला कोई नहीं। और मैक्सिमम लोग जिनसे आप ओपिनियन मांगेंगे ना बाजार में, वो क्या कहेंगे, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। बेचने की राय कोई देगा नहीं, और आप मांगते भी नहीं। क्यों? होता क्या है कि आदमी बेचने की राय तब मांगता है जब वो लॉस में होता है। जब प्रॉफिट में होता है, आपने कोई शेयर खरीदा और प्रॉफिट है, तो आपको लगता है मैं ही सबसे बड़ा समझदार हूँ, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल चल रही है, बैठे हुए हैं। जब सब कुछ ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि जब आप एकदम हेलन हार्टी है, तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? बिल्कुल। तो डॉक्टर के पास आप तभी जाते हैं जब तबीयत नासाज होती है। तो वैसे ही हाल मार्केट में लोग एक्सपर्ट की एडवाइस तभी पूछते हैं जब उनके शेयर में लॉस चल रहा हो जी। तो सेम चीज यहाँ पर है, निकलना कर रहे, ये बहुत बड़ी चीज है। अब जिस तरह से घुसने का कोई फॉर्मूला नहीं है, वैसे निकलने का फॉर्मूला भी नहीं है। तो एक फॉर्मूला तो निकलने का हमने बताया कि आप हिस्टोरिक वैल्यूएशन देखिए, ओके, और उसके बेसिस पर अभी देखिए बाजार में बड़ा यूफोरिया हो रहा है, बहुत तेजी हो गई, सबको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, किसी स्टॉक के, सेक्टर के या ओवरऑल मार्केट के वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। और ये पता लगाना बड़े मुश्किल काम नहीं है। पी मल्टीपल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। मार्केट पे कई सारे फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, वो आकर कहते हैं हमें महंगे लग रहे हैं। होता क्या है, एक्चुअली दिक्कत क्या है, मार्केट में जब लास्ट लेग तेजी का चलता है ना, तब सारे आलोक जी जैसे दिग्गज फंडामेंटल एनालिस्ट आएंगे, वो कहेंगे कि बाजार महंगे, बाजार महंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इनके बोलते बोलते हफ्ते, 2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते बाजार बढ़ते ही जाएगा जी। और इनका पेशेंस टेस्ट करेगा। लोगों को लगेगा अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, इनके बोलने के बाद भी बढ़ता है। लेकिन ये होता है यूफोरिया में, और यूफोरिया बढ़ता है। लेकिन वही वक्त होता है जब आपको अपनी होल्डिंग बेचनी है। ओके। अब इसमें दिक्कत एक ही है कविता, दिक्कत क्या है, सपोज आज आपने बेचा, कल फिर 2-5% ऊपर, परसों फिर ऊपर, फिर लगता है कि हाँ, तो वो आपको लगता है यार ये मैंने क्या कर दिया। और बड़े रिटर्न्स आपको आखिरी लेग में आते हैं जी। तो अल्टीमेटली बेचना भी उतनी ही बड़ी कला है, और शायद ज्यादा बड़ी कला है खरीदने से, है ना। तो आपको ये डिसाइड करना है 2 रीजन से बेचा जाए, इरादा 3 रीजन से। पहला रीजन तो ये कि क्या ये कंपनी इस भाव पे खरीदने लायक है या नहीं। अगर मुझे लगे कि यार इस भाव में मैं नहीं खरीदूंगा, तो फिर मैंने रखा क्यों है अपने पास, बहुत महंगा है, वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते, तो मुझे सोचना शुरू कर देना चाहिए बेचने में। भले उसी वक्त बेचे नहीं, लेकिन अब सोचना चाहिए कि फिर मुझे बेचना कब है, पहला। दूसरा, जिस वजह से मैंने शेयर खरीदा था, जिस वजह से मुझे ये कंपनी पसंद थी,
क्या उसमें कोई बदलाव हो गया? मैं सोचा था कंपनी ये कप बनाने वाली कंपनी है, ये 10 कप बेचेगी, इन्होंने तो 6 ही बेचे, तो क्या आगे चलते हुए भी ग्रोथ कम आएगी? तो मैं सोचूंगा। तीसरा, बाजार के वैल्यूएशन क्या बहुत महंगे हैं? अगर वैसा है तो फिर मुझे सोचना है बेचना है, तो ये सोचने की प्रोसेस आप शुरू कर दें। चौथा और सबसे बड़ा रीजन जो मैं मानता हूं जो करना चाहिए, जब आपको पैसे की जरूरत है और आप अच्छे मुनाफे में बैठे तो फिर किसी की राय मत लीजिए, बेच दीजिए। अगर आपको पैसा चाहिए, अल्टीमेटली आप पैसा निवेश इसीलिए करते हैं कि आपको पैसा कमाना है, और जब पैसा कमाना हो और पैसा बन रहा है और पैसा चाहिए, बेच दीजिए, सिंपल। चलिए, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर आप भी बन सकते हैं फंडामेंटल विश्लेषक और उसके मुताबिक आप अपने निवेश का फैसला ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल पहला कदम में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम लेंगे दर्शकों के सवाल। बने रहिए। स्वागत है आपका पहला कदम में फिर से, और अब लेते हैं दर्शकों के सवाल। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ इन्होंने फेसबुक के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। अनुज अग्रवाल रायसेन मध्य प्रदेश से, और ये पूछ रहे हैं कि किसी कंपनी में वोटिंग राइट कौन से स्टॉक होल्डर्स को मिलता है? अनिल जी। देखिए, जिसके पास शेयर है और जो शेयर होल्डर है, कायदे से उसे वोटिंग राइट मिलना चाहिए। लेकिन कुछ एक शेयर इस तरह के होते हैं जिन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर तो हैं लेकिन प्रेफरेंस शेयर है। और प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर का मतलब यह कि आपको जो ऑर्डिनरी नॉर्मल दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उससे पहले प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अच्छा। और तय हिस्सा मिलेगा। अच्छा। जनरली प्रेफरेंस शेयर जब भी इशू किए जाते हैं उनका एक सर्टेन परसेंटेज होता है। okay. वो परसेंटेज डिविडेंड मिलता है, न कि इंटरेस्ट। लेकिन कब मिलता है? जब कंपनी पैसा कमा रही है। अगर कंपनी पैसा नहीं कमा रही तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन कमा रही है तो पहले उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद में नॉर्मल शेयर होल्डर्स को। तो ऐसे में उनको वोटिंग राइट नहीं दिए जाते। दूसरा, आजकल एक आपने नाम सुना होगा, डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो उसमें भी वोटिंग राइट्स या तो नहीं होते या कम होते हैं। अब आप देखिए, निफ्टी का नाम है ना निफ्टी 50, लेकिन एक्चुअली निफ्टी 50 नहीं है, ये सब 51 है। उसमें 51, क्योंकि टाटा मोटर्स का डीवीआर भी उसमें आ गया। अच्छा। और टाटा मोटर्स का शेयर तो है ही, टाटा मोटर्स डीवीआर भी है। अब ये बात सही है कि टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कंपनी के कामकाज के बारे में जो भी रिजोल्यूशंस एजीएम में होते हैं उन्हें अपनी बात रखने का हक है, उन्हें वोट देने का हक है, लेकिन वो टाटा मोटर्स के डीवीआर वाले होल्डर्स को नहीं। और ये वजह कि मार्केट डीवीआर को शेयर के मुकाबले में कम वैल्यूएशन देता है, क्योंकि आपके पास एक हक नहीं है, उसकी भी कोई वैल्यू है। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं, मेरे एक जने के वोट से क्या फर्क पड़ा? ठीक उसी तरह से हम आम चुनाव में देखते हैं ना कि लोग सोचते हैं मैं एक वोट नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। लेकिन स्टॉक मार्केट में चूंकि पैसे का गेम है तो कभी आपको ये लगता है, और जो शेयर है और उसी शेयर का डीवीआर है उसके बीच में सर्टेन डिफरेंस चलता है। तो लोग उसको प्ले करते हैं कि इतना % डिफरेंस चल रहा है तो शेयर सस्ता है, इससे ज्यादा डिफरेंस बढ़ गया तो डीवीआर सस्ता है। बट अल्टीमेटली एक चीज ध्यान रखनी है, जो नॉर्मल शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड होते हैं उन तमाम शेयर होल्डर्स को एक वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंशियल और डीवीआर वालों को नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जब आपने डीवीआर की चर्चा की कि कई बार आम इन्वेस्टर के लिए डीवीआर या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा आइडिया है। और उसका कारण यह है कि आम आदमी कई बार कंपनी के मामले क्या चल रहे हैं, उसमें क्या अफेयर्स है, उसके वोटिंग में उसको जानकारी भी नहीं होती है और उतना इंटरेस्टेड भी नहीं होता है वोटिंग करने के लिए। लेकिन आप मार्केट में देखेंगे, जैसे टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस अगर 450 रुपए है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो टाटा मोटर्स के डीवीआर का प्राइस जो होगा वो 280, 90, 300 रुपए के आसपास होता है। अगर दोनों को सेम डिविडेंड मिलता है, कई बार ऐसा हुआ है, तो दोनों को अगर सेम डिविडेंड मिलता है तो डीवीआर के शेयर्स में डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा बढ़िया होती है। तो आपको ज्यादा डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी काइंड ऑफ सिमिलर होता है, ऑल्दो डिफरेंशियल जो है वो बैंड में चेंज करता है, लेकिन जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो बेटर हो सकता है। तो इस केस में जब तक आप कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, एंड अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ वेरी स्ट्रांग व्यू दैट मैनेजमेंट शुड डू दिस और मैनेजमेंट शुड डू दैट, जो कह रहे हैं
लोग, टाटा मोटर्स, अब उसमें मैनेजमेंट में आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, आपको पता है टाइम टेस्टेड मैनेजमेंट है, और ऐसे में अगर डिविडेंड सेम मिल रहा है तो मेरे लिए डिविडेंड यील्ड बहुत बेहतर हो जाती है, तो फिर मैं क्यों ना डीवीआर खरीदूं। और यही वजह डीवीआर लोगों ने बहुत खरीदा। पहले टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के डीवीआर में बहुत भारी फर्क चलता था, 60-60% तक डिस्काउंट पर चलता। अब वो 60% वाला 20-25% तक आ गया है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस सेम रहा लेकिन डीवीआर के शेयर्स में जो एप्रिसिएशन है वो ज्यादा बना। क्राइटेरिया हो सकता है निवेश का फैसला लेने के लिए, ना कि वोटिंग राइट्स, जिसके लिए अगर गैप बहुत ज्यादा है तो बाकी फंडामेंटल्स तो सेम है कंपनी के। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है नहीं जिनके शेयर्स और डीवीआर दोनों लिस्टेड हो। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स, जैन और पहले पेंटालून का जो कि अब नहीं है। चलिए, और इसी नोट पे रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन आगे हैं और भी सवाल, बने रहें। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से रवि गुप्ता का सवाल लेते हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि कॉल मनी और कॉल ऑप्शंस किसे कहते हैं अनिल जी? इनके साथ ही मैं इनको एक चीज और बता दूं, कॉल रेट्स भी, क्योंकि अगर ये कॉल मनी और कॉल ऑप्शन तो समझा दिया तो फिर कभी ये सुनेंगे कॉल रेट्स तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 3 चीजें इन्हें समझनी जरूरी है। पहले तो कॉल रेट्स, जो इन्होंने नहीं पूछा वो पहले बता दूं। बैंक्स अपने पास पैसा रखते हैं हर वक्त, किस लिए? आपका या मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, किसी भी दिन मेरा मूड हुआ मुझे पैसा विड्रॉ करना है, मैं अचानक से गया बैंक में, मैं नोटिस देकर तो जाऊंगा नहीं, मेरा पैसा मैं कभी भी मांगने आ सकता हूँ, तो बैंक को उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, राइट? तो उसके लिए आरबीआई ने नियम बनाए हैं कि इतना पैसा, इतना कैश आपको हर रोज मेंटेन करना है। शाम के समय जब बैंकिंग आवर्स बंद होते हैं, जब बैंक बंद होता है, ठीक है। अब जरूरी, अब बैंक के पास तो लाखों कस्टमर्स हैं, हर एक का कैसे अंदाजा लगाएंगे कितना कैश रहना चाहिए, प्लस दूसरे 50 बिजनेस बैंक के होते हैं। तो इसके लिए आरबीआई ने एक स्पेशल विंडो बनाया है। वो बोलते हैं कि आप चाहें तो एक दूसरे बैंक से उधार ले दे, सिर्फ एक रात के लिए, ओवरनाइट बोरोइंग एंड लेंडिंग। तो उसे कहते हैं कॉल मनीज, कॉल रेट्स। तो जो बैंक ओवरनाइट उधार लेते हैं या देते हैं, जिस रेट पर देते हैं, उन्हें कॉल रेट्स कहा जाता है। तो पहली बात, अब ये समझ में आ गया। अब आइए जो सवाल है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और कॉल मनी। कॉल मनी होती है, समझिए आजकल तो कम हो गया ये सब सिस्टम। पहले क्या होता था कि शेयर्स जब इशू किए जाते थे या डिवेंचर्स इशू किए जाते तो होता यह था कि सारे के सारे पैसे एक साथ नहीं मांगे जाते थे, ठीक है। क्या करते थे कि आप थोड़ा अभी दे दीजिए, फिर हम आपको थोड़ा अलॉटमेंट पे मांगेंगे, थोड़ा पहली कॉल, दूसरी कॉल, तब फेस वैल्यू भी 100 रुपए की होती थी, 1000 रुपए की होती थी। 6 महीने साल भर बाद वो बोलते थे हम आपसे बाकी पैसा मांगे। जैसे 100 रुपए का अगर शेयर है आपने खरीदा तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि 25 रुपए अभी मांग लिए, फिर बोलते हैं अलॉटमेंट पे 25 रुपए मांगेंगे, बाकी 50 रुपए नेक्स्ट 2 साल में भी मांग सकते हैं। और जब कंपनी को अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत है उस हिसाब से वो प्लान करती थी। तो इसे कहते हैं कॉल मनी, कि जब कंपनी आपको नोटिस भेजे कि अगले 30 दिनों में ये पैसे आप भरिए। शेयर इशू हो जाएंगे जब आपने पब्लिक इशू में पैसा लगाया या डिवेंचर्स आपने खरीदे, आपको इशू हो जाएंगे। जब तक सारे कॉल्स कंप्लीट भरने जाते तब तक वो पार्टली पेड शेयर होते हैं, उनकी भी ट्रेडिंग होती है, वो भी लिस्टेड होती है। तो ये हो गया आपका कॉल मनी। कॉल मनी मतलब ये कंपनी ने आपसे पैसा मंगाया, आपको शेयर के सामने पैसा भरना है, ठीक है, राइट। ये आजकल कम होता है, इसलिए बहुत ना भी समझे तो चलेगा। आजकल ट्रेजरी में ज्यादा लोग पैसे लेकर के और ट्रेजरी मैनेजमेंट करते हैं, आजकल पूरे साथ में ले लेते हैं। जैसे एक प्लांट को खड़ा करने में, जैसे पावर सेक्टर में मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होने में पावर का 4 साल 5 साल लग जाता है। तो सारा पैसा जब आपको आज के डेट में नहीं चाहिए तो आप थोड़ा पैसा अभी लो और बाकी पैसा जैसे जैसे जरूरत पड़े वैसे इन्वेस्टर से मांग सकते हैं, लेकिन आजकल लोग सारा पैसा लेकर के। और तीसरी चीज, जो तीसरी चीज है कॉल ऑप्शन, वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि बाजार के एकदम शॉर्ट टर्म मूव आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चलते हैं, लॉन्गर टर्म फंडामेंटल एनालिसिस है, बीच का जो पीरियड है ये एफएनओ एनालिसिस है, डेरिवेटिव्स एनालिसिस, ऑप्शंस, फ्यूचर्स। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन आपको एक राइट देता है, हक देता है कि कोई भी चीज आप एक पर्टिकुलर पीरियड में एक पर्टिकुलर प्राइस पर खरीद सकते हैं। फर्ज करें ये एक शेयर है, ये एक पेन है, ये ट्रेड होता है हर रोज, इसका भाव ऊपर नीचे होता है। मैं आपको ये कहूं कि
आप अगले 1 महीने में कभी भी ये पेन मेरे से 10 रुपए में आप खरीद सकती, ये मैं आपको राइट देता हूं। आप मुझसे 10 रुपए में कब खरीदेंगी? जब अगले 1 महीने में कभी भी इस पेन का दाम 10 से ज्यादा चल रहा होगा, तभी आप 10 में खरीदेंगी तो आपको फायदा है। अगर ऑलरेडी 8 या 9 चल रहा है तो मतलब मैं 10 रुपए क्यों दूं? बिल्कुल। तो मैंने आपको क्या दिया, एक राइट दिया है कि आप चाहें तो ऐसा कर सकती हैं। अब मैं आपको एक राइट दे रहा हूं तो उसके बदले में मैं कुछ तो लूंगा। जो ये राइट दिया जाता है इसे तो कहा जाता है कॉल ऑप्शन, कि ये आपके पास ऑप्शन है, कॉल करने का ऑप्शन है कि मुझे ये चाहिए, इस प्राइस पर चाहिए। तो इस राइट को हासिल करने के लिए आप जो देती है उसे कहा जाता है प्रीमियम। तो मेरी कमाई तो है प्रीमियम की, लेकिन मेरा ऑब्लिगेशन है कि जब कभी भी इस निश्चित पीरियड के दौरान आप आकर मुझसे ये मांगेंगी तो मुझे आपको देना है, तो इसे कहते हैं कॉल ऑप्शन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इन तमाम बारीकियों को आज समझाने के लिए। और इसी के साथ पहला कदम के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।